नमस्कार, ह्यूज एंड हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। दुनिया में जितने भी मौतें होती है उसमें एक अधिकांश कारण हो सकता है कैंसर का, और कैंसर एक वर्ल्ड वाइड कैंसर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं इसके लिए माना जाता है। लेकिन इन कैंसर्स में भी अनेक टाइप के कैंसर्स होते हैं, जैसे कि रेक्टल कैंसर होता है, या स्किन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, या अभी हाल ही में जो ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है वो है ब्लड कैंसर पर। ब्लड कैंसर से सुना है कि 12 लाख के आसपास पेशेंट्स हर साल रजिस्टर होते हैं, और जितने भी कैंसर के कारण रिलेटेड डेथ्स है उसमें 6% तो कैंसर का है, ब्लड कैंसर का ही योगदान है। तो कैंसर, खासकर ब्लड कैंसर क्या है, इसके बारे में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आज हमने ऑरियस मेडिकल इंस्टीट्यूट के डॉक्टर ललित राउत को यहाँ पर आमंत्रित किया, जो वहाँ एक कंसल्टेंट हेमेटोलॉजिस्ट है, और इनसे हम जानेंगे कि इसके लिए उपाय उपचार क्या है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्ते। सर, जैसे हम ब्लड कैंसर की बात करते हैं तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि व्यूअर्स का बता दें कि व्हाट इज़ कैंसर। देखिए, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो सेल्स नॉर्मल नहीं हैं और वो बढ़ जाते हैं आउट ऑफ प्रोपोर्शन, और बॉडी का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। नॉर्मली अपने से बॉडी में जो भी सेल्स बनते हैं उसका वो कंट्रोल रेट पे बनते हैं और उसी रेट पे उनको नष्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अपना हीमोग्लोबिन जो कैरी करते हैं वो रेड सेल्स लीजिए, आज जितने बनेंगे उतने वो डिस्ट्रॉय हो गए, क्योंकि वो बूढ़े होने के बाद उतना उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है और उसी रॉ मटेरियल से फिर नए सेल्स बनाए जाते हैं। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन। बट कैंसर में ऐसा होता है कि कंट्रोल सेल्स के मल्टीप्लिकेशन पे कोई कंट्रोल नहीं रहता है और वो फैलते हैं, एबनॉर्मली ग्रो हो जाते हैं, और उसको अपन कैंसर बोलते हैं, और वो सेल्स फंक्शन भी नहीं करते हैं। सो दे आर अनवांटेड सेल्स जो कि अब हमको नहीं चाहिए वो, और वो अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। उस कंसेप्ट को कैंसर कहा जाएगा जी। तो जब कैंसर की बात करें, हम ब्लड कैंसर की बात करते हैं तो 3 टर्म्स, मेडिकल टर्म्स बहुत खुल के आ जाते हैं। एक है ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, और बाद में माइलोमा। तो ये सब चीज़ें क्या है और ब्लड कैंसर से कैसे रिलेटेड है? ये तीनों ब्लड कैंसर के एक प्रकार कहाँ से पैदा हो रहे हैं उसके हिसाब से उनके नाम दिए हैं। अच्छा। है तो ये तीनों ब्लड कैंसर ही। अब जब ल्यूकेमिया बोलते हैं, ये बोन मैरो से जो सेल्स होते हैं जिनको अपन न्यूट्रोफिल या WBC बनाने वाले जो बोन मैरो में सेल्स होते हैं उनसे वो पैदा होता है। बोन मैरो में और एक सेल्स होते हैं लिम्फोसाइट्स। अच्छा। उनसे जो मैलिग्नेंसी या कैंसर पैदा होता है तो उसको अपन लिम्फोमा बोलते हैं। और बोन मैरो में और सेल्स होते हैं जिनका नाम है प्लाज्मा सेल्स, जो कि एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। अच्छा। जैसे वैक्सीन देने के बाद जो भी एंटीबॉडीज़ बनती है बॉडी में, तो वो सेल्स का अगर कैंसर होता है तो उसको अपन मल्टीपल माइलोमा बोलते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन सेल्स ऑफ ओरिजिन की कहाँ से, कौन से बोन मैरो के सेल्स से वो पैदा हो रहे हैं, उस हिसाब से उसको नाम दिया गया है। अभी माइलोमा एक हो गया, लिम्फोमा के भी मेनली नॉन हॉजकिन और हॉजकिन करके 2 टाइप्स होते हैं, और उसके भी बहुत से प्रकार हैं। फिर लिए अपन ल्यूकेमिया, तो ल्यूकेमिया में भी एक्यूट ल्यूकेमियाज एंड क्रॉनिक ल्यूकेमियाज। एक्यूट मतलब जो जल्दी आते हैं और बहुत बॉडी में चेंजेस कर लेते हैं, उसके हिसाब से बहुत से सिम्टम्स आएंगे। क्रॉनिक यानी धीरे आते हैं, वो बॉडी में धीरे धीरे फैलते हैं, इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि अपने को पता भी नहीं चलता कि ऐसा कुछ बॉडी में हो रहा है। तो इन एक्यूट और क्रॉनिक ये एक प्रकार का प्रेजेंटेशन है कि कैसे सडनली प्रेजेंट कर रहे हैं या धीरे धीरे प्रेजेंट कर रहे हैं, उसके हिसाब से उनका क्लासिफिकेशन है। तो इवन एक्यूट ल्यूकेमिया में AML, ALL और APML ऐसे प्रकार उसके हैं, और प्रकार का ट्रीटमेंट अलग होता है, और उनके ड्रग्स भी अलग होते हैं, और कोर्स ड्यूरेशन जो ऑफ थेरेपी जो होती है वो भी डिफरेंट होती है हर एक की। फिर आता है अपना क्रॉनिक वाले ल्यूकेमियाज। क्रॉनिक ल्यूकेमिया में भी क्रॉनिक लिम्फोसिटिक और क्रॉनिक माइलॉइड ऐसे लिम्फोमाज आते हैं। तो क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया ये ऐसी चीज़ है जो सिर्फ एक गोली से उसको ठीक किया जा सकता है। तो और क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया ये भी एक है जिसमें अलग अलग प्रकार की ओरल मेडिकेशंस भी है और उसके इंजेक्टेबल्स भी है। सो डिपेंडिंग ऑन टाइप अपन उसका ट्रीटमेंट के उधर जाते हैं। तो मेनली ल्यूकेमिया, लिम्फोमा और माइलोमा ये जो कंसेप्ट है ये कहाँ से ओरिजिन होते हैं, ओरिजिन ऑफ सेल कहाँ कौन सा है, उसके हिसाब से उनका नाम दिया गया है। एग्जैक्टली। सर, आपने कैंसर की बात की, सेल्स की बात की आपने, तो 2 टाइप के सेल्स काफ़ी कॉमन है, और इसमें मैलिग्नेंट और नॉन मैलिग्नेंट। हाँ, तो इसमें क्या अंतर होता है और ये क्यों डिफाइन किया जाता है? कैसा है, ग्रोथ एक्सेस होना
ये कभी कभी नॉर्मल चीज़ भी हो सकती है जो कैंसर नहीं रहती है। जैसे किसी के का हीमोग्लोबिन सिर्फ बढ़ जाता है, वो कैंसरस नहीं होता है, पॉलीसाइथीमिया करके एक चीज़ होती है। किसी किसी के प्लेटलेट बढ़ जाते हैं, एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस नाम उसका, तो वो नॉर्मल सेल्स बढ़ जाते हैं उसमें। सो रेड सेल्स बॉडी में हैं अपने, वो नॉर्मल है और वो बढ़ गए, उनको माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो वो बेनाइन हो गया है। हाँ, बेनाइन, ठीक है, नॉट कैंसरस। और जब अपन कैंसर की बात करते हैं, जैसे लिम्फोसाइटिक कैंसर या माइलॉइड कैंसर की बात करते हैं, तो उसमें जो सेल्स नहीं बढ़ने चाहिए, जो बोन मैरो में ही रह के नॉर्मल सेल्स बनाने हैं, उसकी जगह वो छोड़ के वो अपना खुद बढ़ना चालू हो जाते हैं और वो कुछ काम फंक्शन नहीं कर सकते हैं, तो वो उसको अपन कैंसर सेल्स बोलते हैं, मैलिग्नेंट। हाँ, तो दोनों के सेल में के फंक्शनिंग में डिफरेंस है। कैंसर सेल्स आर नॉट फंक्शनिंग नॉर्मली, और जो बेनाइन सेल्स होते हैं वो बढ़ के नॉर्मल फंक्शन कर सकते हैं। तो फिर आप जब पैथोलॉजिकल टेस्ट करते हो तो हाउ डू यू डिस्टिंग्विश कि ये मैलिग्नेंट है, ये बेनाइन है? हाँ, तो कैसा रहता है, जो मॉर्फोलॉजी होती है उनकी, जो कैसे दिखते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं, उसके हिसाब से, और उनके सिम्टम्स अलग होते हैं, उनके हिसाब से ये डिसाइड किया जाता है, जो सब माइक्रोस्कोप के नीचे। और बाकी आजकल तो मॉलिक्यूलर कैरेक्टराइजेशन भी हो जाता है, जिसकी वजह से सिंपल चीज़ ऐसे है कि जैसे अपन इन्फेक्शन हुआ है, WBC बढ़ गए हैं, ये एक सिचुएशन है, और CML में सिर्फ WBC बढ़ रहे हैं, ये कैंसरस है, ये नॉन कैंसरस है। अच्छा, तो वो सब स्लाइड में दिख के और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के अपन उसको कंपेयर कर सकते हैं, कंफर्म कर एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर आते हैं सर, वो है कि ब्लड कैंसर होने की रीजंस क्या है? क्योंकि सुना है कि बच्चों में भी होता है, बड़ों में भी होता है, तो इसका रीज़न क्या है? ब्लड कैंसर के पेशेंट्स के एज, छोटा बच्चे से लेके बूढ़े तक के किसी भी एज में ब्लड कैंसर आ सकता है। कोई कैंसर हो सकता है कि ये एज में ज़्यादा है, ये कैंसर वो एज में ज़्यादा है, ये हो सकता है, लेकिन कोई भी उम्र ब्लड कैंसर बीमारी जो है उसको छोड़ता नहीं है। यानी ब्लड कैंसर कोई भी एज में हो सकता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट एक्सेप्ट करने वाली बात है। लेकिन रीजंस क्या है सर? रीजंस अलग अलग होते हैं इसमें, कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। कैसा है बॉडी में, जैसे मैंने अभी बोला था कि ब्रेकडाउन होते रहता है और नए बनते हैं, तो ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इस कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर में कभी बॉडी से गलती हो गई तो मॉलिक्यूलर लेवल पे गड़बड़ हो जाती है, और वो गड़बड़ ठीक करने के लिए भी बॉडी में सिस्टम है, पुलिसमैन जो है अपने, वो भी है बॉडी में, कि जेनेटिक लेवल पे अगर ये सेल पे गड़बड़ी हो गई, उसको करेक्ट करने के लिए बॉडी के सेल्स में ऐसी मैकेनिज्म होती है जो उसको करेक्ट करेगी। वो सिस्टम जब फेल होती है तो वो मॉलिक्यूलर डिफेक्ट वैसे ही बॉडी में रह जाता है और वो अननेसेसरी सेल्स बनाएगा, तो फिर कैंसर सेल बनेंगे। ये हो गई एक्चुअली क्या होता है वो, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है बॉडी में, ये बहुत बार अपने को नहीं पता है, यानी एक्सटर्नल फैक्टर क्या है। सो लोग बोलते हैं कि एक्सेस पोल्यूशन, जो भी अपन खाना खा रहे हैं उसमें कुछ रहेगा, या हवा में कुछ, पानी में कुछ जाएगा, ये सब चीज़ें है। ये तो ओवरऑल जो अपना वेल बीइंग पे जो इन्फ्लुएंस है इनका, ये तो हैम्पर करेंगे ही, लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पे एग्जैक्टली ये क्या कर रहे हैं ये अपने को नहीं पता है। तो एटियोलॉजी की ऐसा है कि जैसे अपन बोलते हैं कि गुटखा खा रहे हैं लोग, तंबाकू खा रहे हैं, उसकी वजह से ओरल कैंसर हुआ, ये एटियोलॉजिकल उसका कन्फर्मेशन है। लेकिन अपने इसमें ब्लड कैंसर में कि ये चीज़ खाने से या ये हवा में रहने से या वो पानी पीने से होता है, ऐसा कुछ कन्फर्मेशन नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक कुछ लिम्फोमाज में एक अपना जंतु होता है, इप्स्टीन बार वायरस करके होता है। जैसे अभी कोरोना का नाम सबसे सुना है, वैसे ही एक इप्स्टीन बार वायरस नाम का एक वायरस होता है। कभी कभी कुछ कंडीशन में वो लिम्फोमा कर सकता है। पर उसको भी बहुत बार वो अकेला नहीं रहता है, देयर इज सम अदर बॉडी कंडीशन, जैसे इम्यूनोडेफिशिएंसी रही या कुछ रहा, तो फिर वो दोनों मिलके कैंसर बना सकते हैं। कंफर्म नहीं कर सकते, जैसे गेस कि ऐसा हो सकता है। हाँ। तो एग्जैक्ट इटियोलॉजी की तरफ ल्यूकेमियाज में या लिम्फोमाज में ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू बाकी कैंसर, टाइप ऑफ कैंसर्स। सर, जैसे आपने कहा कि इट कुड बी अ पॉसिबल, क्या यही वजह है कि कैंसर को अभी तक जल्दी पकड़ में नहीं आता है, साइलेंट किलर है, अक्सर 2 या 3rd स्टेज पे डिटेक्ट होता है, तब तक काफ़ी लेट हो गया रहता है?
आर दीज द रीजंस? यस, कैसा है कि मेन अगर कैंसर को ट्रीट अच्छे से करना है तो जल्दी पकड़ना बहुत ज़रूरी है, जितना अर्ली। और वो ब्लड कैंसर बाकी कैंसर के जैसे ब्लड कैंसर में भी लागू होता है। क्यों? क्योंकि कभी भी जो बीमारी बॉडी में कम रहेगी उसको ठीक करने के लिए जो है वो जल्दी से ठीक होगा और उसका आउटकम जो है कॉम्प्लिकेशंस कम रहेंगे, ट्रीटमेंट अच्छे से काम करेगी और उसका ओवरऑल आउटकम जो रहेगा अच्छा रहेगा। अगर लेट होता है तो फिर वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस करते हैं और उसी की वजह से फिर आउटकम भी अफेक्ट होते हैं। सो जैसे अपन कोई भी कैंसर में बोलते हैं कि जल्दी पकड़ में आए तो अच्छा है, वैसे ही इसमें भी ब्लड कैंसर में भी है, लागू होता है। बिल्कुल। क्या साइंस होते हैं, क्या सिम्टम्स हो, क्या लक्षण होते हैं सर कि ये पता चलेगा कि इसमें कैंसर होने की पॉसिबिलिटी? बिल्कुल। तो मैं कैसा है, ल्यूकेमिया के थोड़े से लक्षण अलग है, लिम्फोमा के थोड़े से मिक्स हो रह सकते हैं और माइलोमा के अलग हैं। तो पहले अपन माइलोमा का मैं बताना चाहूँगा। माइलोमा क्या करता है कि ये प्लाज्मा सेल से बनता है। ये एक प्रकार वो अपना ही एबनॉर्मल एंटीबॉडी बनाते रहता है और वो एंटीबॉडी की वजह से कभी कभी हीमोग्लोबिन कम होता है, प्लेटलेट कम होते हैं, फिर किडनी में तकलीफ़, किडनी ख़राब कर सकता है, बोन्स ख़राब करता है वो, और बहुत इजीली फ्रैक्चर हो जाता है किसी को भी। मतलब ऑस्टियोपोरोटिक टाइप का, एक जगह पे वो जाके वहीं पे फैलेगा और वो बोन पूरा वहाँ से खा जाता है और वो ऐसा प्रेशर कि कभी कोई उठ रहा है, कुछ हो रहा है तो वो हड्डी तुरंत टूट जाती है। उसके बाद किडनी को भी खराबी मैंने बताई, और हीमोग्लोबिन कम करना, कैल्शियम बढ़ा देता है किसी किसी के, तो बोन्स में रहता है वो, तो वहाँ से कैल्शियम निकालते रहता है और उसकी वजह से ब्लड में कैल्शियम बढ़ जाता है और उसकी वजह से सिम्टम्स अलग आ जाते हैं और बोन स्ट्रेंथ तो कम हो ही रही है। लेकिन वो कैल्शियम बढ़ने से ब्लड में जो भी विस्कोसिटी है वो अल्टर होती है, तो थोड़ा सा ब्रेन में उसका इफेक्ट आता है। यूरिन ज़्यादा होती है तो डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन होगा तो फिर किडनी में और इफेक्ट आता है। ऐसे इस प्रकार से गड़बड़ होता है। हाँ, तो माइलोमा के पेशेंट्स का क्या है कि सिम्टम्स बहुत वाइड है। तो ये पेशेंट ऑर्थोपेडिशियन के पास जाएंगे क्योंकि हड्डी टूट गई, कभी कभी किडनी वालों के पास जाएंगे, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास क्योंकि किडनी की खराबी आई है, और फिर बाद में पता चलता है कि उसके पीछे ये डिजीज़ है। और कभी कभी रेयरली ऐसा होता है कि हीमोग्लोबिन कम हुआ, प्लेटलेट कम हुआ, इसलिए हीमेटोलॉजी में गए हैं, पर मेजॉरिटीली कॉम्प्लिकेशंस किडनी और बोन के ज़्यादा रहते हैं उनके इसमें। तो ये हो गया मल्टीपल माइलोमा का। लिम्फोमा में ऐसे होता है कि अननोन फीवर चलते रहता है, फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन, यानी इन्फेक्शंस नहीं है, बाकी और कोई रीज़न नहीं है। फीवर ये कॉमन सिम्टम्स है, वज़न कम होना, अननेसेसरी पसीना आना, एसी में बैठे हैं फिर भी पसीना आ रहा है, ये अनकॉमन सिम्टम है लेकिन है। किसी को खुजली होती है, और बहुत बार जो कॉमन सिम्टम अपन मिस करते हैं वो है स्वेलिंग्स आना, लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग। हाँ, तो गठाने आना मेनली गले में, बगल में, जांघों में, और वो अगर गठाने अगर पेट में है या छाती में है तो उस हिसाब से उनके सिम्टम्स रहेंगे। तो इनके सिम्टम्स डिपेंड करेंगे कि वो गठान कहाँ पे है, या तो अपने को दिखी है या किसी ने फील की है, इसलिए वो डॉक्टर साहब को दिखाएंगे कि भाई ऐसा ऐसा मुझे फील हो रहा है, इसकी वजह से कुछ है, गड़बड़ी है क्या। आजकल सूजन या कुछ लिम्फ नोड ग्लैंड या कोई भी स्वेलिंग आ जाती है तो बहुत सा अवेयरनेस हुआ है कि दिखा देना चाहिए करके, इधर आया कुछ। लेकिन अगर पेट में होता है तो वो तो हाथ में लगता नहीं है, जब बहुत बड़ा होगा तब पता चलेगा, लेकिन उसके पहले भी वो थोड़े थोड़े सिम्टम्स कर लेता है। ल्यूकेमिया थोड़ा सा एक दो प्रकार मैंने बताया, एक एग्रेसिव है और एक स्लोली ग्रोइंग है। तो स्लोली ग्रोइंग वाला यूजुअली कोई खास तकलीफ देता नहीं है। मैक्सिमम पेशेंट आजकल ऐसे हो रहे हैं कि कुछ ऑपरेशन करना है या कोई बुखार आया या कुछ आया, उसके लिए ब्लड टेस्ट हुए और उसमें कुछ गड़बड़ी दिखी, तब पता चलता है कि अरे इनको तो CLL होने का चांसेस है। या कभी कभी ऐसे चेक किया, WBC न्यूट्रोफिल लिनीज बढ़ गया है तो फिर CML हो सकता है। ऐसे बहुत बार होता है। CML के पेशेंट्स को लेफ़्ट साइडेड थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहता है पेट में, क्योंकि वहाँ पे स्प्लीन जो है रहता है ऑर्गन, वो बढ़ता रहता है। वो बहुत कुछ पेशेंट आते हैं जो बहुत बड़ा बढ़ने के बाद आते हैं कि मुझे पेट में 6 महीने से या 1 साल से तकलीफ़ है और कोई तकलीफ़ नहीं थी, मुझे लगा कि ठीक हो जाएगा, लेकिन वो बढ़ते ही रहता है, तब जाके पता चलता है। और कुछ पेशेंट ऐसे कि जल्दी आ जाते हैं, उनको वो स्वेलिंग भी नहीं रहती है और ब्लड टेस्ट से और बाकी टेस्ट से उनको कंफर्म किया जा सकता है। तो प्रेजेंटेशन बहुत वाइड है उसका, और क्योंकि वो लेफ़्ट साइड में रहता है और वहाँ पे पेट भी है, तो खाना जब जाता है, अपना पेट जो इलास्टिक होता है
खाना खाएंगे तो वो फूलेगा। तो इन पेशेंट का क्या होता है कि एक्सपांशन के लिए थोड़ी सी स्प्लीन जगह खा लेता है तो एक्सपांशन पूरा नहीं हो पाएगा, तो उनका पेट जल्दी भरेगा। पेशेंट को भूख तो लग रही है, जहाँ मैं पहले 4 रोटी खा सकता था अभी मैं 2 रोटी खाता हूँ और मेरा पेट भर जाता है, आगे खाने की इच्छा ही नहीं होती या कैपेसिटी नहीं है, फिर मैं 4 घंटे बाद और खाता हूँ। हाँ, तो ये अलग अलग छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं। या लेफ्ट साइड में कुछ तो भी ऐसा हल्का सा हेवीनेस, ड्रैगिंग पेन, ऐसा बहुत लोगों को होता है। तो ये एक प्रकार के CML के सिम्टम्स होते हैं। CLL में भी वो जो मैंने जैसे लिम्फोमा के सिम्टम्स बताए हैं उस प्रकार के आ सकते हैं। किसी का हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो जाता है, किसी के प्लेटलेट ड्रॉप होते हैं, किसी को न्यूमोनिया, यानी इन्फेक्शन लेके भी पेशेंट आ सकते हैं। जैसे माइलोमा के बारे में बताया था, बहुत बार कॉमनली ऐसा होता है कि पेशेंट को और कोई सिम्टम्स नहीं रहते हैं लेकिन उनको न्यूमोनिया होता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। और न्यूमोनिया की इवोल्यूशन में पता चलता है कि इनका ब्लड में ऐसे कुछ गड़बड़ है और उसके पीछे जो है वो माइलोमा है। यानी लिम्फोमा एक कॉम्प्लिकेशन है किसके डायरेक्टर है माइलोमा, और ये तो एक्टर है। तो एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। एग्जैक्टली। और फिर आया एक्यूट ल्यूकेमियाज। तो एक्यूट ल्यूकेमियाज कैसे, बोन, क्योंकि ये बोन मैरो में पैदा होते हैं। बोन मैरो ऐसा चीज़ है, ये बोन मैरो यानी अपनी बॉडी में हीमोग्लोबिन, WBC, प्लेटलेट जो भी चीज़ें बन रही है वो बनाने की फैक्ट्री है। वो रहती है हड्डी के अंदर। अब हड्डी के अंदर वो वहाँ पे ज़्यादा बन रहे हैं सेल्स, तो बोन पेन्स चालू हो जाता है। बच्चे कंप्लेंट करेंगे या बूढ़े जिनको भी हो रहा है वो कंप्लेंट करेंगे कि पूरा बॉडी में, बदन में दर्द है, फीवर आ सकता है, हीमोग्लोबिन कम हुआ तो उससे रिलेटेड जितने सिम्टम्स हैं, थकावट, जितना पहले काम कर सकते थे उतना नहीं कर रहे हैं, प्लेटलेट कम हो गए तो फिर ब्लीडिंग, किसी को नाक से ब्लीडिंग हो रही है, किसी को मुंह से ब्लीडिंग हो रही है, रेड स्पॉट्स आ रहे हैं बॉडी में, किसी की आंखों में, तो डिपेंड करेगा कहाँ पे ब्लीडिंग हुई, उसके हिसाब से वो बताएंगे। ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा फिर इन्फेक्शन, क्योंकि इनका भी इम्यूनिटी डाउन हो गया है, तो इनको मेजॉरिटी पेशेंट को इन्फेक्शंस होते हैं, फिर वो लंग में रहे या यूरिन में रहे या इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन वाले ज़्यादा कॉमनली प्रेजेंटेशन रहता है। सो ये सब सिम्टम्स थोड़े से बहुत वेरिड है। एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर आते हैं सर, वो है डायग्नोसिस। सर क्या टेस्ट है, क्या डायग्नोसिस, ये इसीलिए पूछ रहा हूँ मैं क्योंकि पिछले 20 सालों की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं जिसमें पता चला कि पहले 20 साल पहले जितना डिटेक्ट नहीं कर पाते थे आज उतने एक्यूरेसी और प्रिसिशन के साथ डिटेक्ट कर सकते हैं। तो टेस्ट एंड डायग्नोसिस कुछ मॉडर्न टेक्निक्स आए, बहुत सी एडवांसमेंट हुई है। और ब्लड ये स्पेशलिटी ऐसी है जिसमें जितनी एडवांसेस हुई रहेंगी मुझे लगता है कि और कोई सिस्टम के एडवांसेस इतनी नहीं हुई है, क्योंकि ये लोग सब मॉलिक्यूलर सेल्स पे काम करते हैं। और पहले ऐसा होता था कि जैसे बोन मैरो की जांच की या फिर ब्लड की जांच की, माइक्रोस्कोप में देख लिया और कैंसर है, पर फिर उसका टाइप कौन सा है ये जानने के लिए फिर नेक्स्ट टेस्ट आई, फिर फ्लो साइटोमेट्री। तो ये सब, फिर फ्लो साइटोमेट्री के बाद फिर वो लोग करते हैं कैरियोटाइपिंग। कैरियोटाइपिंग मतलब क्रोमोसोम लेवल पे क्या गड़बड़ी है, नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स कैसे है, ये सब ट्रीटमेंट में इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसे क्रोमोसोम्स के अंदर फिर और कुछ मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, वो क्या है। तो ऐसे जो डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है बोलते रहे अपन, इम्प्रूवमेंट या एडवांसमेंट जो हो रही है वो सेल लेवल से लेके अभी सेल के अंदर एक एक मॉलिक्यूल लेवल पे वो डायग्नोस्टिक टेस्ट हो रही है। और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट में और उनका कोर्स कैसे रहेगा ये भी डिफाइन हो जाता है, यानी इनको बोलते हैं अपन प्रोग्नोसिस करके। तो नॉर्मली अपन कैसे डायग्नोसिस करते हैं मैं बताऊंगा कि जैसे अभी कोई पेशेंट आए कि जिनको ऐसा लगता है कि ब्लड कैंसर हो सकता है, और एक्यूट की बात करते हैं अपन, तो उसको बच्चे समझ लीजिए कि एक बच्चा है जिसको 8-10 साल का बच्चा है और जिसको बुखार है और बदन में दर्द है और खून भी कम हुआ है। तो ऐसे जब पेशेंट आए अपन एग्जामिन करेंगे कि सच में हीमोग्लोबिन कम है, आँखों में कुछ है क्या, कहीं पे ब्लीडिंग हो रही है क्या, लीवर और स्प्लीन में सूजन है क्या, कहीं इन्फेक्शन है क्या, ये सब देखने के बाद फिर अपन ब्लड टेस्ट देखते हैं। ब्लड टेस्ट में कॉमन ब्लड टेस्ट कंप्लीट हीमोग्राम करके होती है, उसमें हीमोग्लोबिन, WBC, प्लेटलेट ये चीज़ें देखती है और उसमें पता चलता है कि WBC कम है क्या, हीमोग्लोबिन कम है क्या, WBC बढ़े हुए हैं क्या। फिर हम जब माइक्रोस्कोप में उसको देखते हैं तो उसमें एबनॉर्मल सेल्स है कि नॉर्मल सेल्स है। एबनॉर्मल सेल्स दिख रहे हैं, इसका मतलब ब्लड कैंसर की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अपन बाकी भी ब्लड टेस्ट करते हैं जिससे ये ब्लड कैंसर ने और कोई ऑर्गन्स को तो इफ़ेक्ट नहीं किया है,
क्योंकि ये इसमें से जो भी सेल्स रहते हैं कैंसर, ये बाकी ऑर्गन्स को भी ख़राब कर सकते हैं, और मोस्टली किडनी का इसमें इफ़ेक्ट आता है। क्यों? क्योंकि ये सेल्स जब ज़्यादा होते हैं, ये इनका जो टूटते हैं, इनका लाइफ भी वैसे होता है और ये टूटते भी ज़्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा है। उसमें से जो भी द्रव निकलेगा वो यूरिन से बाहर जाता है, वो तब वहाँ से किडनी में को डैमेज करता है। तो जैसे एक यूरिक एसिड नाम का होता है, वो किडनी को डैमेज करते रहता है। तो वो किडनी कैसे है ये अपन देखते हैं, और मतलब बाकी जो टेस्ट है वो अदर वेल बीइंग कैसे है वो देखने के लिए करते हैं। तो इसमें से अपने को थोड़ा सा डाउट आ गया है कि है ब्लड कैंसर की पॉसिबिलिटी है, फिर उसको कंफर्म करने के लिए अपन बोन मैरो की टेस्ट करते हैं। तो बोन मैरो यानी मैंने बताया कि हड्डी के अंदर जो भी होता है, फिर वहाँ से अपन लोकल एनेस्थीसिया या जनरल एनेस्थीसिया में डिपेंडिंग ऑन पेशेंट प्रेफरेंस अपन वहाँ से सैंपल लेते हैं, क्योंकि वो फैक्ट्री है। जो अपने को दिख रही है ये तो कम है ब्लड में, लेकिन फैक्ट्री में क्या हाल है ये देखते हैं। वहाँ से सेल्स ज़्यादा दिखते हैं, फिर हम वो उसका स्लाइड बनाते हैं, वहाँ से जो लिक्विड सैंपल निकलता है उसका वो माइक्रोस्कोप में देखते हैं। उसमें मॉर्फोलॉजिकल डायग्नोसिस होता है कि ल्यूकेमिया है कि नहीं है, उसमें ब्लास्ट सेल्स बड़े हैं, 20% से ज़्यादा है वगैरह वगैरह, उसके हिसाब से अलग अलग डायग्नोसिस होते हैं। और फिर उसमें टाइप, अभी ब्लड कैंसर है ये पता चल गया, एक्यूट ल्यूकेमिया है ये पता चल गया, फिर उसका टाइप कौन सा वो पता करने के लिए फ्लो साइटोमेट्री नाम की टेस्ट होती है। अच्छा। वो करते हैं। फ्लो साइटोमेट्री में क्या होता है कि सेल्स जो है, ये ब्लास्ट सेल्स, कैंसर सेल्स जो भी है, उसके बॉडी के कवरिंग पे कौन से मार्कर है उसके हिसाब से वो पकड़ा जाता है। और फिर उसके बाद में अपन फ्लो साइटोमेट्री यहाँ तक हो गया अपना डायग्नोस्टिक पार्ट, पर अपने को और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ये डिजीज़ आगे जाके कैसे मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या गड़बड़ी है, क्योंकि उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होती है। तो मॉलिक्यूलर टेस्ट होते हैं, कैरियोटाइपिंग का एक टेस्ट होता है, ये हो गया टेस्टिंग पार्ट। और फिर आगे इसकी इन्फॉर्मेशन लेके अपन फिर आगे ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा है। ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन क्या होता है सर, वेदर इट्स अ चाइल्ड और एन एडल्ट, तो इसका कुछ प्रोसीजर होता है? अच्छा, उसके पहले मैं लिम्फोमा के डायग्नोसिस के बारे में बोल रहा हूँ कि लिम्फोमा माइलोमा में थोड़ा सा अलग अलग होता है। जैसे लिम्फोमा में जैसे सपोज सिर्फ गठान आ गई है तो फिर अपन उसका बायोप्सी करेंगे और उसमें से वो डिजीज़ कौन सा है वो पकड़ेंगे। उसमें इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री नाम की टेस्ट होती है, वो पता चलता है। और फिर वहाँ पे स्टेजिंग का इशू आता है, तो इसलिए अपन अलग डिफरेंट स्कैन्स कर दिया, तो स्कैन्स के हिसाब से अपन वो कहाँ पे फैला हुआ है और उसकी स्टेजिंग होती है। माइलोमा में ब्लड टेस्ट, बोन मैरो टेस्ट से वो पता चल जाता है कि, और पूरा स्केलेटल यानी बोन में कहाँ कहाँ गया है इसका भी अपन एनालिसिस करते हैं। ट्रीटमेंट ड्यूरेशन जो आप बोल रहे थे, तो हर इसका अलग अलग है। जैसे ALL एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, इसका 2.5 ईयर्स ट्रीटमेंट चलता है। अच्छा। उसमें से लास्ट 2 ईयर जो है तो सिर्फ टैबलेट्स फॉर्म में रहती है, लेकिन फर्स्ट 6 मंथ्स में इंजेक्शंस प्लस टैबलेट्स होती है। उसमें भी फर्स्ट मंथ बहुत एग्रेसिव रहना पड़ता है और रिस्की होता है, इसलिए फर्स्ट मंथ यूजुअली एडमिट होकर ट्रीटमेंट होती है। बाकी की ट्रीटमेंट अपन डे केयर बेसिस पे करते हैं। तो ये हो गया ALL का। AML का डिपेंड करता है कि वो लो रिस्क है, इंटरमीडिएट रिस्क है और हाई रिस्क है। लो रिस्क में अपन 4-5 महीने ट्रीटमेंट चलता है कि फर्स्ट जो साइकिल होती है एडमिट होके उसको इंडक्शन बोला जाता है, और उसके बाद कंसोलिडेशन थेरेपीज़ होती है। कंसोलिडेशन थेरेपी कितना करना है, उनके मॉलिक्यूलर टेस्ट और बाकी कौन से रिस्क ग्रुप में है उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है। तो यूजुअली 4 मंथ्स के करीब में AML का ट्रीटमेंट हो जाता है, 4 या 5 मंथ्स पकड़ लीजिए। बीच बीच में गैप भी होते हैं। फिर क्रॉनिक ल्यूकेमियाज में यूजुअली बहुत बार ऐसा होता है कि एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। CML को तो लगता ही नहीं है, अनलेस पेशेंट बहुत ही लेट आए और कॉम्प्लिकेशन के साथ है, तो कॉम्प्लिकेशन मैनेज करने के लिए एडमिट रहना पड़ता है, अदरवाइज ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिंपल ओरल एक टैबलेट से आदमी पूरा तरह से ठीक हो जाता है, OPD बेसिस पे ही हो जाता है। CLL में भी कुछ लास्ट स्टेज पे आते हैं तो शायद इंजेक्टेबल की ज़रूरत पड़ती है, बहुत बार एज और वगैरह फैक्टर्स के हिसाब से। आजकल तो लास्ट स्टेज भी रहा तो भी टैबलेट्स अवेलेबल है उसके लिए, नए नए मेडिकेशंस आए हैं, बहुत एडवांसमेंट हो गया है। एग्जैक्टली। और दूसरा बचा अभी माइलोमा में ट्रीटमेंट यूजुअली 6 मंथ्स तक चलती है, और उसके बाद में उनका रिस्क ग्रुप कैसा है उसके हिसाब से ऑटोलॉगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन करना है कि नहीं करना है वो डिसाइड करते हैं, या मेंटेनेंस थेरेपी पे लगते हैं। लिम्फोमा के भी अलग अलग टाइप्स रहेंगे, अलग अलग टाइप के हिसाब से ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी भी अलग होती है।
जैसे फॉलिकुलर लिम्फोमा, उसमें फिर हम प्रोफाइलेक्टिक हर 2 मंथ्स फॉर 1 ईयर मतलब 12 टाइम्स इंजेक्शन देते ही रहते हैं, तो वो चीज़ अलग है। DLBCL है, लो स्टेज में है, तो उसका ट्रीटमेंट यूजुअली 6 मंथ्स तक चलता है। सो डिपेंडिंग ऑन टाइप इट डिपेंड्स कि क्या करना है, और टाइप और उनका स्टेज, ये दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। कुछ लोगों में अभी इन सब चीज़ों में एट द एंड ऑफ थेरेपी या अगर डिजीज़ कभी वापस आता है तो फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन का रोल आता है। कुछ डिजीज़ में पहले ही आता है, कुछ डिजीज़ में बाद में आता है, ऐसा है। सर वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। उससे पहले मैं जानना चाहता कि बोन मैरो के बारे में बात की आपने। बोन मैरो ट्रांसप्लांट एग्जैक्टली क्या होता है, बिकॉज आप सेंट्रल इंडिया के फर्स्ट हेमेटोलॉजिस्ट हो। ठीक है, कैसा है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, जैसे अपन ने सुना रहेगा किडनी ट्रांसप्लांटेशन या लीवर ट्रांसप्लांटेशन, यानी किसी का किडनी लेके किसी की पेशेंट की बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाता है, वो ऑपरेशन के थ्रू होता है। लेकिन बोन मैरो में वैसा नहीं रहता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है कि बोन मैरो में जो सेल्स है, जो बीजाणु है, जो सब चीज़ें बना रहे हैं, उनको अपन लेते हैं और दूसरे बॉडी में डालते हैं पेशेंट के। तो किससे लेना है, ये यूजुअली ब्रदर सिस्टर्स कॉमनली वही होते हैं, क्योंकि उनसे वो मैचिंग कराते हैं हम एक्चुअली। अपन जब किडनी ट्रांसप्लांट करेंगे, बाकी ट्रांसप्लांट करेंगे तो HLA मैचिंग थोड़ा सा कम रहा तो भी चलता है। लेकिन बोन मैरो में जब ये करते हैं, जैसे ब्लड देते हैं अपन तो क्या करते हैं, ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग करते हैं, कोई भी नहीं चलता है। वैसे ही जब बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तब HLA टाइपिंग करा के करते हैं। HLA टाइपिंग यानी क्या होता है कि अपने बॉडी में जो ल्यूकोसाइट्स है उसके ऊपर एंटीजन होते हैं। अपने बॉडी में कोई भी चीज़ बाहर की नहीं आ सकती, वो एक्सेप्ट नहीं होती है, वो लिविंग थिंग रहे या नॉन लिविंग थिंग रहे। कांटा भी अंदर आया, छोटा भी स्टोन आया तो बॉडी उसको डिस्कार्ड कर देता है, नॉन लिविंग होके भी। तो किसी और का अपन बोन मैरो लेंगे या सेल्स लेंगे और वो बॉडी में उगाना है, ईट है, तो वो मैच रहेंगे तो उसके बॉडी में एक्सेप्ट होने के या ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा है। और फिर क्या होता है कि वो एक्सेप्ट होने के बाद जो ब्लड सिस्टम जो भी बनेगी वो जो जिसने दिया उसके समान रहेगी, और बॉडी जो है वो पेशेंट की है। सो इट्स लाइक अपन जैसे बोलते हैं कि प्लांटेशन में देखते हैं कि कलम लगाया है, स्टेम और उसके नीचे का रूट कोई और प्लांट का था, और यहाँ पे ग्रो किसी और का पार्ट हो रहा है। एग्जैक्टली उसी टाइप की ये सिस्टम है। तो अभी ये कौन से डिजीज़ में करेंगे हम, जो बोन मैरो की डिजीज़ेस हैं, तो वो मैलिग्नेंसी वाले भी हो सकते हैं या नॉन मैलिग्नेंसी वाले। नॉन मैलिग्नेंसी में थैलेसीमिया है, सिकल है, अप्लास्टिक एनीमिया है, ये चीज़ें, ये भी डिजीज़ेस। और मैलिग्नेंसी यानी AML ALL, ये जो ये कैंसर सेल्स में। तो इसमें 2 प्रकार के ट्रांसप्लांटेशंस होते हैं, एक ऑटोलॉगस और एक एलोजेनिक। ऑटोलॉगस यानी खुद को देना, अच्छा, और एलोजेनिक मतलब दूसरे से अपने बॉडी में यानी पेशेंट की बॉडी में डालना है। तो ओनली आफ्टर मैचिंग। तो ऑटोलॉगस में मैचिंग की जरूरत नहीं होती क्योंकि इट इज सेल्फ, और एलोजेनिक में मैचिंग करके फिर अपन करते हैं। तो ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांटेशन यूजुअली अपन माइलोमास, लिम्फोमास डिजीज में करते हैं, ठीक है। तो उससे वो माइलोमा, पहले क्या होता है इन बोथ ट्रांसप्लांटेशन में कैसे होता है कि पेशेंट को एडमिट किया जाता है पहले, और उसके हाई डोज कीमोथेरेपी दिया जाता है। उससे उसका जो बोन मैरो है वो काम करना, उसके साथ में डिजीज़ वगैरह सब गायब हो जाता है। और उसके बाद डोनर से स्टेम सेल्स लेके वो उनके बॉडी में डाले जाते हैं, जस्ट लाइक ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ब्लड बैग जैसे है, अपना ब्लड चढ़ाते हैं, उसी हिसाब से वो जाता है बॉडी में। ब्लड में जाएगा पहले, ब्लड से वो बोन मैरो में जाएगा, वहाँ पे बैठेगा और फिर वहाँ पे काम करना चालू करेगा। तो इन सब प्रोसेस को आज अगर अपन चढ़ाते हैं तो ग्रो होने के प्रोसेस को आज से मिनिमम 10-14 डेज या 1 तक के लग सकता है, डिपेंडिंग वो कितने सेल्स गए और डिजीज़ एंड बाकी कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। आपका पूरा टॉक ही बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर था सर, मतलब कन्विंसिंगली सिंपल लैंग्वेज में समझा आपने। फिर भी एक मैसेज, लास्ट क्वेश्चन आपका, एक मैसेज क्या रहेगा? मैसेज यही रहेगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि ब्लड कैंसर है तो लोग डर जाते हैं। डरना नहीं है फर्स्ट चीज़, क्योंकि डरने से कोई डिजीज़ ठीक नहीं होता है। वो एक चैलेंज है, और क्यों आया है ये सोचने से ज़्यादा है आया है तो उसका आगे का क्या सॉल्यूशन है ये देख के और उसको अच्छे से फाइट करेंगे तो ठीक होता है। बहुत बार अर्ली ऐसे भी सिचुएशन आते हैं कि जब अर्ली डायग्नोसिस भी होता है लेकिन सिर्फ
कि हम सोचेंगे में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। सोचने का है ही नहीं उसमें Timely कुछ। action। हाँ, टाइमली एक्शन इज़ इम्पोर्टेंट। और जितना जल्दी पकड़ेंगे, जितना जल्दी ट्रीट करेंगे, उतना जल्दी वो ठीक होने वाला है, उतने कम कॉम्प्लिकेशंस होंगे। तो ALL में हम बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट के 1 मंथ की भी ज़रूरत नहीं होती, 3 वीक्स में नॉर्मल सेल्स ग्रो होना चालू होते हैं, पेशेंट घर चले जाते हैं, क्योंकि वो अपन ने जल्दी पकड़े हैं और जल्दी ठीक हुआ है। सो मोर द डिजीज बर्डन, मोर विल बी द कॉम्प्लिकेशंस। और उससे अच्छा जल्दी करना ही है ना, क्योंकि ना करके तो कोई और उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। और क्यों हो रहा है, हमारे बच्चे को ही क्यों हुआ, या बड़ों को इनको ही क्यों हुआ, ये सब चीज़ें तब उस वक्त मायने नहीं होती जब हो जाता है, तब ऐसा है। Thank you so much, sir. It was a pleasure talking to you. वेलकम।